गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। और इसमें हम लोग पिछले 3 लेक्चर्स में देख चुके हैं कि किन किन तरीकों से आप लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस रेज कर सकते हो। इससे पहले इसी चैप्टर की हेडिंग में हमने इक्विटी शेयर डिस्कस कर लिया है। उसके बाद डिबेंचर्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। उसके बाद हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर डिस्कस किया था, तो वो इसकी वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पे भी देख सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि जब आपको लंबे टाइम के लिए फाइनेंस चाहिए तो उसमें अगला टाइप आता है फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। आपकी कंपनी को जो प्रॉफिट हुए हैं उन्हीं को वापस अपने बिजनेस में लगाना, दैट इज आल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस। और इसमें ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा सोर्स माना गया है क्योंकि इसमें आपको बाहर से पैसा नहीं लेना पड़ता। तो आई डॉक्टर रमनदीप वेलकम यू ऑल। तो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में ये एक टाइप है फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। देखिए, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होता है कि जब आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो उसको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो: लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। जब आपको मोर देन 5 ईयर्स या मोर देन 7 ईयर्स के लिए पैसा चाहिए होता है, जिस सोर्स से आप इसको लेते हो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो इसमें ये जो आपका टाइप है फ्लोइंग बैक ऑफ शेयर, तो फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स जो है एक नई कंपनी के लिए तो फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट काम का नहीं है, क्योंकि जो नई कंपनी होती है उसको तो शेयर, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर, लोन ही लेना पड़ता है। पर जो एग्जिस्टिंग कंपनी है जो कई सालों से बिजनेस के अंदर है वो इस ऑप्शन का यूज कर सकती है। तो सबसे पहली तो बात ये कि एक नई कंपनी है उसके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, उसको तो शेयर, डिवेंचर, लोन लेना ही पड़ेगा। बट जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो पैसे जो देती है शेयर, डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर के थ्रू, इसके साथ साथ उसके पास ये ऑप्शन भी होता है। अब देखिए होता क्या है, जब भी कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है तो कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है एज ए डिविडेंड, किसको? टू इट्स शेयर होल्डर्स। और कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है और बिजनेस के पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट के अंदर, मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई नई मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है या अपने बिजनेस को आप एक्सपेंड करना चाहते हो या डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, तो यू कैन रिटेन ऑल द प्रॉफिट इन द बिजनेस। तो जब प्रॉफिट का जो पार्ट आप अपने बिजनेस में रख लेते हो, दैट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, दैट इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग। इसको एक ये टर्म भी बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, दैट इज आल्सो नोन एज फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। तो आपने क्या किया, प्रॉफिट को वापस अपने बिजनेस में लगा लिया। इसको हम एक नाम और भी दे सकते हैं, जब भी आप प्रॉफिट को डिविडेंड ना दे करके अपने बिजनेस में दोबारा लगा लेते हो तो दैट फाइनेंसिंग इज नोन एज सेल्फ फाइनेंसिंग। इसको आप याद रखेंगे। और इट इज आल्सो नोन एज इंटरनल फाइनेंसिंग, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया है उसी को एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज कर रहे हो। तो फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट जो है उसमें आप क्या करते हो, ये जो आपका प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को, इसको रिजर्व में डाल देते हो। जैसे कि आपका जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया, रिप्लेसमेंट फंड हो गया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड हो गया। तो इन ये जो आपके रिजर्व्स हैं इनके अंदर आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट को एडजस्ट कर देते हो। ये जो रिटेन्ड अर्निंग आपको हुई है वो आप
किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। व्हेन यू आर यूजिंग द प्रॉफिट फॉर द financing of the business, you are not distributing as dividend to the shareholders, so that part of the profit which is retained in the business, that is known as flowing back of profit or retained earning. This is also known as self financing or internal financing. तो यही इसी में लिखा हुआ है। तो एक एग्जिस्टिंग कंपनी जब अपने इंटरनल सोर्सेज जो कि फाइनेंस करती है इंटरनल सोर्सेज से, वो इंटरनल सोर्स क्या है? प्रॉफिट। तो इसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग या फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। और जब एक कंपनी सारे का सारा प्रॉफिट एज ए डिविडेंड नहीं देती बल्कि उसी को बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती है, इट इज आल्सो नोन एज फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो इसको इंटरनल फाइनेंसिंग या सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि फायदा क्या है? जब आप प्रॉफिट को अपने ही बिजनेस के अंदर एज ए फाइनेंस यूज कर रहे हो, जब भी आपको पैसा चाहिए तो आप अपने प्रॉफिट को यूज कर रहे हो, तो व्हाट इज द एडवांटेज? सबसे पहला है कि इकोनॉमिकल है, ये सबसे इकोनॉमिकल मेथड है ये फाइनेंसिंग का। इसमें आपको कोई खर्चा नहीं हो रहा। वट एवर प्रॉफिट यू आर हैविंग, यू आर रिटेनिंग इट इन द बिजनेस फॉर द एज ए इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल है। दूसरा, ए क्वेश्चन टू ऑब्जर्व द शॉक ऑफ द बिजनेस। अगर आपने अपने प्रॉफिट को अपने बिजनेस के अंदर संभाल के रखा हुआ है, तो आगे बिजनेस के अंदर अगर कोई भी शॉक लगता है इकोनॉमी को या अनसर्टेनिटी आती है, तो उसको आप बड़ी इजीली कवर कर सकते हो। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो पिछले 6 महीने से कंपनीज में प्रोडक्शन वगैरह बंद है या उनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो गया है, सेल कम हो गई है। तो अगर आपने प्रॉफिट को बचा के रखा हुआ था, प्रॉफिट को आगे डिविडेंड के तौर पे नहीं बांटा था, तो उस प्रॉफिट से आप उसको अब्जॉर्ब कर सकते हो, उस शॉक को। तो ये एक किस्म से आपको सुरक्षा प्रदान करता है जब भी बिजनेस के अंदर कोई अनहोनी घटना होती है। तो तीसरा पॉइंट है हेल्पफुल इन फॉलोइंग ए बैलेंस्ड डिविडेंड पॉलिसी। अगर कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स को अपने ही बिजनेस के अंदर दोबारा रख लिया है, अपने प्रॉफिट को वो संभाल के रख रही है, रिजर्व के अंदर डाला हुआ है, तो एक रिजर्व जो होता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। कि हमेशा डिविडेंड जो है, मान लो आप हमेशा 5 रुपीज डिविडेंड देते हो हमेशा, या आप 30% डिविडेंड देते हो, तो इसके रेट को इक्वल रखने के लिए आपने एक रिजर्व बना रखा है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। तो वो जो प्रॉफिट था उसको इसमें डाल दिया आपने, और इससे क्या रहता है, डिविडेंड की जो पॉलिसी है वो बैलेंस्ड रहती है, वो हमेशा ही 30% रहेगी। इससे शेयर होल्डर्स को कोई भी धोखा नहीं होता, उनको शक नहीं होता, उनको हमेशा 30% रिटर्न मिलती रहेगी। नेक्स्ट आपका जो है वो है हेल्पफुल इन मेकिंग द कंपनी सेल्फ डिपेंडेंट। अब एक कंपनी जो अपने ही प्रॉफिट अच्छा कमा रही है जो, और इसी प्रॉफिट को एज ए फाइनेंस यूज कर रही है, इसका मतलब वो कंपनी बाहर से भीख मांगने नहीं जाती, वो डिवेंचर इशू नहीं कर रही, वो बैंक से लोन नहीं ले रही, बल्कि अपने ही प्रॉफिट से अपना काम चला रही है। तो इससे कंपनी सेल्फ डिपेंडेंट बनती है, आत्मनिर्भर बनती है। इसको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो ये काफी अपना काम अपने ही रिसोर्सेज से चला लेती है। इंक्रीज इन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब इनकी, इसको हम बोलते हैं साख या गुडविल कह लो। क्रेडिट गुडविल जो है वो कंपनी की अच्छी बनती है, क्योंकि कंपनी अगर अपने ही प्रॉफिट से अपना बिजनेस चला रही है, एक्सपेंड कर रही है बिजनेस को, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, और बाहर कंपनी लोन वगैरह नहीं लेने जा रही, तो इससे मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ता है लोगों में कि ये कंपनी अपना अच्छा बिजनेस कर रही है। अगर वो कभी पैसे लेने जाती भी है तो लोग उसको बड़ी इजीली डिवेंचर दे देते हैं, लोन दे देते हैं बैंक्स वाले, क्योंकि उनको पता है कि ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी और अब इनका टारगेट बहुत बड़ा है, कोई खास टारगेट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन द रीपेमेंट ऑफ द लोन फ्रॉम लाइबिलिटीज। अगर कंपनी ने अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट को बचा के रखा हुआ है और इनको आप क्यूमुलेट करते जा रहे हो, इकट्ठा करते जा रहे हो, तो इस प्रॉफिट को आप कहाँ यूज कर सकते हो? ये जो आपने लोन वगैरह ले रखा है, डिवेंचर इशू कर रखे हैं, बैंक से लोन ले रखा है,
उनकी रीपेमेंट आप बड़ी इजीली अपने प्रॉफिट में से कर सकते हो। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको लोन पे करना। तो अगर कंपनी अपने प्रॉफिट को बचा के रखती है, ज़्यादा डिविडेंड नहीं देती, तो इससे काफ़ी फायदा होता है लोन की रीपेमेंट में। तो दीज वर ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द एडवांटेजेस ऑफ द फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। अब बात आती है कि what are the disadvantages, or you can say what are the dangers of excessive flowing back। फ्लोइंग बैक का कोई नुकसान नहीं है, बट एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ज़्यादा आपको अपना प्रॉफिट बार बार बिजनेस में नहीं लगाना चाहिए, कुछ डिविडेंड भी देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं दे रहे, सारे के सारा प्रॉफिट आप अपने पास रखते चले जा रहे हो। तो अगर ज़्यादा फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट करते हो, रिटेन अर्निंग अगर ज़्यादा करते हो, तो उसका क्या नुकसान होगा, उसका पहला पॉइंट देखिए आप, मिस यूज ऑफ रिटेन अर्निंग। मिस यूज कैसे होगा? मिस यूज ऑफ रिटेन अर्निंग कि अगर आपने जो प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड नहीं दिया, बल्कि उसको क्या कर लिया, बिजनेस में ही अर्निंग में दोबारा लगा दिया, अर्निंग को आपने रिटेन कर लिया है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैनेजमेंट जो है वो हमेशा ही जो आपने प्रॉफिट कमाया है उसको अच्छे ढंग से यूज़ करेगी। उसका मिसयूज़ भी हो सकता है कि मैनेजमेंट जो है उसको किसी ऐसे फील्ड में लगा दे, किसी ऐसे एरिया में लगा दे जहाँ पे आपको प्रॉफिट बिल्कुल भी ना हो, नुकसान हो जाए। क्योंकि कंपनी के पास तो ये प्रॉफिट पड़ा ही है, कंपनी को क्या जोर आएगा। अगर डिवेंचर इशू करते हो या शेयर इशू करते हो तो आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ता है, अंडर राइटिंग कमीशन है, इसके अलावा और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। पर प्रॉफिट अगर आपके पास पड़ा ही है तो कुछ नहीं करना, आपको प्रॉफिट को वापस अपने बिजनेस में लगाना है। तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे एरिया में लगा दो जहाँ पे शेयर होल्डर तो आपको शेयर इशू करते नहीं, क्योंकि उनको रिस्क बहुत ज़्यादा लगता, डिवेंचर होल्डर भी आपको पैसा ना देते, तो इससे शेयर होल्डर को नुकसान होता है। आपकी जो रिटेन अर्निंग है उसका मिसयूज भी हो सकता है, क्योंकि वो पैसा बिजनेस को ऑलरेडी मिल गया है बिना किसी मेहनत के, तो उसका मिसयूज भी हो सकता है। तो अगर ऐसे बिजनेस में लगा दिया जहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा तो शेयर होल्डर को नुकसान होगा। ओवर कैपिटलाइजेशन, कई बार क्या होता है, कंपनी क्या कर रही है, रिटेन अर्निंग करती जा रही है और शेयर होल्डर को कुछ मिल नहीं रहा। शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलना चाहिए था, वो डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही, तो कंपनी ने जो प्रॉफिट रिटेन अर्निंग के रूप में रखा है, इसको बाद में कंपनी एज ए बोनस शेयर होल्डर्स को दे देती है। बोनस शेयर क्या होता है, जब कंपनी फ्री में शेयर देती है शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, दैट इज नोन एज बोनस शेयर। तो कंपनी ने डिविडेंड तो नहीं दिया, बट कंपनी ने अब क्या दे दिया, बोनस शेयर। अब कंपनी ने जब बोनस शेयर दिया तो शेयर होल्डर की कैपिटल बढ़ जाएगी। अब आपकी शेयर कैपिटल जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा, ओवर कैपिटलाइजेशन, कि आप अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हो, जब ज़्यादा कैपिटल हो जाएगी तो फिर वो ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा, रिटर्न कम आएगी इन कंपैरिजन टू योर कैपिटल। क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज, मोनोपोली का क्या मतलब होता है, व्हेन देयर इज ओनली वन कंपनी इन द मार्केट, दैट इज लाइक रेलवे जो है मोनोपोली का काम कर रही है। ठीक है, तो मोनोपोली कैसे क्रिएट होती है, अगर आप प्रॉफिट को ही रिटेन करते रहोगे तो आप क्या करोगे, इस प्रॉफिट को आगे अपने बिजनेस में लगाते जा रहे हो, इससे आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। तो आप कोई भी डिविडेंड नहीं दे रहे, प्रॉफिट को ही एज ए फाइनेंस यूज कर रहे हो, तो कुछ सालों के बाद में आपकी कंपनी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और मान लो इकोनॉमी में डिप्रेशन आ गया, तो अब डिप्रेशन में ना तो कोई आपको शेयर इशू करके देगा, ना ही बैंक वाले आपको लोन दे रहे, तो इस केस में आप अपने प्रॉफिट को यूज करते हुए कंपनी को बड़ा कर रहे हो, जबकि बाकी कंपनियों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि वो फाइनेंस ले सकें आउटसाइड मार्केट से। आप तो बढ़ते चले जा रहे हो, आपके जो कंपटीटर हैं उनका जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनको लोन वगैरह मिल नहीं रहा, और आपने अपने पहले के प्रॉफिट को बचा बचा के अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर लिया है, तो इससे भी मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। मैनिपुलेशन इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स, कंपनी कई बार क्या करती है, शेयर्स की वैल्यू में मैनिपुलेशन भी करती है बाय फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। क्या होता है कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड चाहिए होता है, कुछ ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जिनको डिविडेंड जरूर चाहते हैं, वो डिविडेंड, जैसे पेंशनर हो गए, LIC हो गई, इनको डिविडेंड चाहिए।
तो कंपनी अगर डिविडेंड नहीं दे रही, सारा प्रॉफिट अपने पास रख रही है बिजनेस में, तो इससे क्या होगा, कंपनी का शेयर जो है मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। जब मार्केट डाउन हो जाएगी उसकी, तो कंपनी क्या करेगी, इन्हीं शेयर्स को वापस खरीद लेगी। शेयर्स विल बी बाय बैक। कंपनी वापस इन शेयर्स को खरीद रही है क्योंकि कंपनी को मौका हाथ में आ गया, कंपनी के शेयर बहुत डाउन चले गए हैं। इससे क्या होगा, कंपनी के पास शेयर आ गए सस्ते में, और फिर कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड देना शुरू कर देगी, और फिर उससे क्या है, शेयर प्राइस बढ़ जाएंगे, फिर कंपनी इनको वापस बेच देगी ज़्यादा रेट पे। तो इस तरह से मिसयूज होता है, मैनिपुलेशन होता रहता है वैल्यू ऑफ द शेयर्स के अंदर। डिससैटिस्फैक्शन अमंग द शेयर होल्डर्स। कुछ शेयर होल्डर मैंने आपको बताया कि ऐसे होते हैं जिनको डिविडेंड हमेशा चाहिए होता है। तो कंपनी जितनी अर्निंग कमा रही है उसके मुकाबले में कंपनी उतना डिविडेंड नहीं दे रही है, तो उससे उनको काफ़ी डिससैटिस्फैक्शन होती है कि ये क्या बात हुई, अर्निंग अच्छी हो रही है, डिविडेंड दे नहीं रहे, तो उससे उनको बुरा लगता है, डिससैटिस्फैक्शन होती है। लास्ट पॉइंट है हिंड्रेंस इन द फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। देखिए क्या होता है, एक कैपिटल का एक फ्री फ्लो होना चाहिए। यहाँ पे एक प्रोफेसर पिगू हुए हैं, एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं काफ़ी अच्छे, उन्होंने ये कहा है कि, प्रोफेसर पिगू ने ये कहा है कि जब आप एक्स्ट्रा जो आपको अर्निंग हुई है, तो वो अर्निंग जो आप कंपनी को जो अर्निंग हुई है वो किसके पास जानी चाहिए, शेयर होल्डर्स के पास, कि आप अपनी अर्निंग को अपने ही पास रख रहे हो। तो यहाँ पे कैपिटल का फ्री फ्लो नहीं हो रहा है। मान लो एक कंपनी ने 10 लाख रुपए कमाए, अब ये 10 लाख रुपए जो हैं किनके हैं, शेयर होल्डर्स के हैं। अब ये शेयर होल्डर्स के पास जाते हैं जो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, उनके पास जाते हैं, वो इनको अलग अलग एरिया में लगाते हैं। कोई कुछ करता है, कोई अपनी शादी के लिए लगाता है, कोई कार खरीदता है, कुछ भी करो आप चाहे, तो उससे कैपिटल का फ्री फ्लो होता है। बट क्या होता है कि मनी जो है जिन्होंने लगाया उनको नहीं मिल रही, इन्होंने पैसा लगाया, इनको मनी नहीं मिल रही, बल्कि जो काम कर रहे हैं उन्हीं के पास मनी पड़ी है। तो मनी जो है उसका फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल नहीं हो रहा है, फ्री फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये जो लोग थे, शेयर होल्डर्स थे, ये इसको अपने कम्युनिटी के लिए यूज करते। कोई इससे मकान बनाता है, कोई कार लेता है, तो जब कार लोगे तो जिन्होंने कार बनाई है कंपनी ने, उनके शेयर होल्डर्स को फायदा होता है। अगर आपने एक बिल्डिंग बनाई है तो उसमें मजदूर लगते हैं, उसमें सरिया आता है, उसमें आपको नीचे टाइल्स लगती, दरवाजे लगते, पंखे लगते, तो उन सब कम्युनिटी को पूरा फायदा होता है। कहने का मतलब ये है, तो जब जो कमा रहा है वो अपने पास ही प्रॉफिट रख रहा है, तो इट्स नॉट ए गुड थिंग। तो अगर आप वैसे भी देखें तो करेंसी का मतलब जो है, करेंसी वर्ड जो आया है वो करंट से आया है। तो करेंसी जो है वो करंट में रहनी चाहिए, मतलब घूमती रहनी चाहिए। आपकी जेब में जो 100 रुपए पड़े हैं उसकी वैल्यू 100 रुपए है अगर वो आपकी जेब में पड़े, और अगर आप इसको 100 रुपए को खर्चते हो तो वो जैसे आपने रेडी वाले को दिया, रेडी वाले ने आगे किसी और को दिया, आगे उसने ड्राइवर को दे दिया, आगे उसने पेट्रोल पंप पे तेल डलवा लिया, तेल वाले ने आगे रिलायंस वाले को दे दिया, रिलायंस ने आगे फिर उसको और किसी मार्केट में लगा दिया। तो इस तरह वो जो आपका पैसा वो घूम रहा है, और जितना पैसा आपका घूमता चला जाएगा उतने ही इकोनॉमी को फायदा होता है, कम्युनिटी को फायदा होता है। सो अगर जो इसको कमा रहा है वही इसको रख लेगा तो इसका बड़ा नुकसान है। दीज आर ऑल द डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। सो इससे हमें पता लगा कि हालांकि इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, बट फिर भी प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग एक पॉपुलर सोर्स है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में, और मोस्ट ऑफ द कंपनी जो हैं बड़ी खुश होती हैं इस टाइप को अपना करके, क्योंकि उनको बाहर नहीं जाना पड़ता, शेयर इशू करने के लिए, डिबेंचर इशू करने के लिए बाहर नहीं भीख मांगनी पड़ती, बैंक से लोन नहीं लेना पड़ता। तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। So thank you so much for listening.